हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी फिनिश करने के बाद आ गए हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि ओवरऑल बायोलॉजी में 8th यूनिट है और आपकी टेक्स्ट बुक्स में 3rd यूनिट है। बुक में ये बायोटेक्नोलॉजी से पहले आती है यूनिट, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस से लिंक्ड थे वो चैप्टर्स, तो इसीलिए मैंने वो पहले करा दिए। अभी ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर आता है, ठीक है। ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर्स थे वहाँ तक, अभी थोड़ा हम लोग बिल्कुल ईजी मोड में आ जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले ये जो यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये क्या कहना चाह रहा है। ये काफ़ी अभी जहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा वगैरह कुछ करना था, ऐसे चैप्टर्स हमारे ज़्यादातर पूरे हो चुके हैं। इन चैप्टर्स में जो भी कुछ एक्स्ट्रा वगैरह अगर हुआ तो मैं आपको ऐसे ऑन बोर्ड करवा दूँगी, ठीक है। अभी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो बायोलॉजी को हम ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए या वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। अब इस यूनिट में आते हैं ये 3 चैप्टर्स: ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। मैं फिर आपसे वही कहूँगी कि ये इंट्रो पार्ट भी मत छोड़ा करो एनसीईआरटी का, तो ठीक है। ये +1 में भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया, अभी भी बता रही हूँ कि इसका कुछ भी मत छोड़ा करो। कहीं से भी कोई भी लाइन निकाल लेते हैं तो कुछ भी मत, एनसीईआरटी का तो नुक एंड कॉर्नर भी अच्छे से कर लिया करो, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ़िकल्टी यही हो सकती है कि किसी भी नुक एंड कॉर्नर से निकाल के डाल दें, ठीक है। तो ये 3 यूनिट्स आ गई। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम लोग डिजीज़ के बारे, हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड चैप्टर जो आ जाएगा स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें हम देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन को हम बायोलॉजी की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बायोलॉजिकल नॉलेज, जो बायोलॉजी की हमारी नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज हम तैयार कर सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 3rd चैप्टर आ जाता है या लास्ट चैप्टर आ जाता है इस यूनिट का। इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं वो सब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, लेकिन उससे पहले ये चीज़ फिर से आपसे कहूँगी, MS स्वामीनाथन के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, जिनका पूरा नाम है मोहन कंबू संबाशिवा स्वामीनाथन, ठीक है। तो इनके बारे में, ये बॉटनिस्ट थे और जो मेन इनका कंट्रीब्यूशन था, वैसे सारा आप रीड करेंगे, जो मेन इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में एक तो इनका एक्सपर्टाइज था, एक्सपर्ट थे ये। और मेन जो है ये नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलके ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इन्होंने जो आज की वो है ड्वार्फ वैरायटी, तो मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ वीट इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो इनको जो लैब टू लैंड का इनिशिएटर भी बोला जाता है। लैब टू लैंड मतलब जो वेराइटीज़ लैब में तैयार की गई हैं उनको लैंड में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में इसके अलावा और भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। और इंडिया में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके डेवलपमेंट के बाद इनकी और भी ज़्यादा इन्होंने अच्छा काम कर पाएगी। उस ये इंस्टीट्यूट डेवलप होने की वजह से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली और काफ़ी इन्होंने सेंटेड वेराइटी यानी खुशबू वाली वेराइटी बासमती की भी इन्होंने तैयार की, जिसकी यील्ड भी काफ़ी हाई थी, ठीक है। और ये स्पेशली लैब टू लैंड वर्क किया है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के टाइम पे भी हम लोग इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि लैब में अच्छी अच्छी वेराइटीज़ इन्होंने तैयार करके, ड्वार्फ अच्छी वेराइटीज़ तैयार करके उनको लैंड में इंट्रोड्यूस किया और इनको पद्म भूषण विनर हैं ये, ठीक है। बायोलॉजी में बहुत कम हमें ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं जिन्हें ऐसे अवार्ड्स मिले हुए हैं, एंड ही इज़ अमंगस्ट देमसेल्फ, ठीक है। ही इज़ अमंगस्ट देम जिनको ऐसे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। पद्म भूषण मिला है और भी काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इनको मिले हैं,
ठीक है। ये फेलोशिप्स आती हैं, फेलोशिप्स हमें कई बार फॉरेन कंट्रीज़ के भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर देती हैं अगर हमारा साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है तो। ठीक है, तो ऐसे साइंटिस्ट इंडिया में बहुत कम रहे हैं, तो इनको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर इंडियन साइंटिस्ट ऐसे जहाँ पे भी मेंशन होते हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान से स्टडी किया करें, बिकॉज उनके कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, जिसमें ये कॉमन जो हैं ये कॉमन डिजीज़ेस पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में, कैंसर, और फिर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इंडिया ने एक्चुअली हेल्थ की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब ज़्यादातर यहाँ पे आप टेक्स्ट देखेंगे कि पहले क्या समझा जाता था हेल्थ के बारे में, क्या कंसेप्ट्स थे। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स मतलब बॉडी के फ्लूइड्स। ये जैसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी हम कह देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ब्लड में एंटीबॉडीज रिलीज कर देते हैं, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो सर्टन ह्यूमर्स में जो बैलेंस रहता है उनका बैलेंस होना चाहिए, यानी कि ये हमारे इंडियन जो थे पुराने इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम वो सब ये कहते थे। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अलावा हिप्पोक्रेट्स भी ये कहते थे, जो कि ग्रीक थे। ठीक है, अब ये एक ग्रीक में और इंडियन सिस्टम में एक जो ह्यूमर्स को लेकर के बोला जाता था, वो ये बोला जाता था कि जिन लोगों का ब्लैक बाइल होता है ये हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और गर्म जल्दी हो जाते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है, यानी कि इनको फीवर हो जाता है। ठीक है, और बाकी लोगों को इतना जल्दी फीवर नहीं हो पाता है। तो ये एक इनका वैसे कहना था कि हाँ ब्लैक बाइल है, और इसी तरीके से ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव एक थॉट था जिसको इन्होंने जस्ट नोट डाउन कर दिया, और आज भी हम इस थॉट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टिव थॉट था, कोई इसके पीछे कोई लॉजिक या ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो इसके बाद जो विलियम हार्वे थे, ठीक है, जो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन। हम लोगों ने स्टडी किया इनके बारे में, विलियम हार्वे के बारे में, जब हमने ब्लड सर्कुलेशन देखा था कि ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहाँ नहीं भी आपको याद है तो अभी आप नोट कर लीजिए दैट ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। एंड हाउ डिड ही डिस्कवर इट? He discovered it using experimental methods and demonstration of normal body temperatures in people with black bile. तो ये जो बोला जाता है कि जिन लोगों में ब्लैक बाइल है, यहाँ पे जैसे बोला जा रहा था कि जिन लोगों में ब्लैक बाइल है उनको फीवर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लैक बाइल वगैरह का इनको क्या कंसेप्ट पता था? विलियम हार्वे ने क्या किया कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया एंड इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि, और फिर इन्होंने चेक किया कि जिस तरीके से जिन भी लोगों में ब्लैक बाइल है भी वो लोगों का भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये नहीं है कि उनको ज़्यादा बुखार वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था कि जिनके कुछ ह्यूमर्स या कुछ फ्लूइड्स बॉडी के अंदर अलग तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बाइल की बात कर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरह के होते हैं, तो इनका ज़्यादा फीवर होगा और बाकियों को नहीं होगा। ऐसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये विलियम हार्वे ने after having discovered the normal body temperature in people with black bile, इन्होंने ये प्रूव कर दिया था। ठीक है,
तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद ये इन्होंने कैसे नॉर्मल टेम्परेचर इस्टेब्लिश किए, थर्मोमीटर को इस्तेमाल करके। ठीक है, थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने के बाद थर्मोमीटर से जैसे टेम्परेचर्स उन्होंने मेज़र करने शुरू कर दिए, एंड उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया दैट ऑल दीज थिंग्स, कि ये चीज़ें झूठी हैं, कि कौन से सर्टन ह्यूमर्स वाले लोग ज़्यादा गर्म पर्सनालिटी के होते हैं, कुछ जो हैं वो कूल पर्सनालिटी वाले होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थी, यानी कि जो विद सर्टन ह्यूमर्स जिनको ज़्यादा बुखार वगैरह होता था, तो ये वाला कंसेप्ट एक तरीके से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम। पहले क्या था, ह्यूमर हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखो हेल्थ का आइडिया क्या था, कि जिनकी कि बॉडी फ्लूइड्स डिटर्मिन करेंगे, कि बॉडी फ्लूइड्स डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, ये आइडिया ख़त्म किया किसने, विलियम हार्वे ने, ये देख के कि हाँ बॉडी फ्लूइड, कौन सा बॉडी फ्लूइड देख रही थी, ब्लैक बाइल देख रही, ब्लैक बाइल है तो भी ये जो है इनका नॉर्मल टेम्परेचर है, और जिनमें नहीं है उनका भी ये उनका भी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो जिनमें नहीं है ब्लैक बाइल उन्हीं के बराबर है ब्लैक बाइल वालों का टेम्परेचर भी। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले सोचा जा था कि ब्लैक बाइल वाले ज़्यादा बुखार होता है, इसलिए डिजीज़ को अलग किया जा रहा था हेल्थ से, कि हेल्थ इस वजह से ख़राब होती है। लेकिन विलियम हार्वे ने उसको डिसअप्रूव कर दिया। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट हमारे पास आता है, वो सेकंड कंसेप्ट आता है कि माइंड कंट्रोल करता है हेल्थ को। कैसे कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है थ्रू नर्वस सिस्टम एंड थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स क्या हैं, ये दोनों जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में कैरी आउट करते हैं। ये वो दो सिस्टम्स हैं जो बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन। हमने जो +1 में हम करते हैं तो इनको ये कहते हैं ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की हेडिंग में, यानी कि बॉडी को कंट्रोल रखने में एंड तालमेल में रखने में ये दोनों सिस्टम्स ही काम करते हैं। और बायोलॉजी का उस टाइम पे सेकंड कंसेप्ट जो आफ्टर बॉडी फ्लूइड्स या आफ्टर ह्यूमर्स आया, वो ये था कि माइंड इन्फ्लुएंस करता है किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का वो सिस्टम जो हमें नेचुरल ताकत देता है बीमारियों से लड़ने की। ठीक है, जो हमें नेचुरल ताकत देता है बीमारियों से लड़ने की। तो ऐसे सिस्टम से ये इम्यून सिस्टम को माइंड अफेक्ट करता है, किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, एंड आर इम्यून सिस्टम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्थ मेंटेन करता है। ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों लगने से बचाता है और हमारा हेल्थ मेंटेन करता है, और माइंड इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब हमारा माइंड और मेंटल स्टेट भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ये इनका कहना था। ठीक है, आज भी हम लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है, माइंड या हमारी मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ है, और हमारा ये मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन सोली ये मैटर नहीं करता, अकेला ये मैटर नहीं करता, और भी चीज़ें इसमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इसको। ठीक है, तो अभी तक हमने दो जो प्रिमिटिव कंसेप्ट थे, इन पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। ये जो पहला कंसेप्ट था बॉडी फ्लूइड्स का, और ये जो दूसरा कंसेप्ट था इसका माइंड इन्फ्लुएंस करने वाला, तो ये दो प्रिमिटिव कंसेप्ट्स हमने स्टडी किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय विच ऑल पॉइंट्स। तो एक बार इसको आप लोग प्लीज़ स्टडी करें। ठीक है, आई गिव यू सम टाइम कि आप एक बार इस चीज़ को रीड कर लें। ठीक है, तभी हम आगे चलेंगे। ऐसे सीधा सीधा हम आगे चलते रहे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो नियरली 5 मिनट के आसपास मैं आपको देती हूँ कि आप इसको रीड कर ले।
कम ही दूंगी, वैसे 5 मिनट नहीं दूंगी, ठीक है। तो आप इसको ज़रा रीड करें।
चलो कर लिया होगा बच्चे तुमने, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स और ये सब क्या कंसेप्ट्स रहते हैं इसके, ये हमने डिस्कस किया। तो अब हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन बिकॉज वंस यू राइट इट विद हैंड इट इज गोइंग टू बी बेटर, बट लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। अब हेल्थ, ठीक है, पहले इन्होंने कहा बॉडी ह्यूमर्स और बाद में कहा मेंटल स्टेट अफेक्ट कर सकती है। मेंटल स्टेट हम आज भी जानते हैं अफेक्ट करती है। मेंटल हेल्थ भी एक बहुत चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हेल्थ वैसे किन किन 3 फैक्टर्स से अफेक्टेड है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे थ्योरी क्वेश्चन हम लोग पहले बनाया करते थे, तो ये एक जैसे 10th में भी आप लोगों ने शायद बनाए होंगे कि थ्योरी क्वेश्चन हम बुक पे बना लिया करते थे। तो ये फर्स्ट एक तरीके से यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, प्रिमिटिव थॉट्स। यहाँ पे आ जाता है कि पहले इसके क्या मायने थे हेल्थ के, प्रिमिटिव थॉट्स अबाउट हेल्थ। अब दूसरा आ जाता है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय विच ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ बनाते चले जा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को याद करते जाएंगे तो एमसीक्यूज भी सही से बनते जाएंगे। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम लोग जानते हैं कि जीन्स भी काफ़ी सारी बीमारियां डिटरमिन करते हैं। जैसे कि हमने प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ने के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। वो सारे जीन्स के ही डिफेक्ट्स थे और उनसे हमें समझ आ जाता है कि ऐसे कुछ जीन्स में अगर प्रॉब्लम हो तो ये आगे जनरेशन बाय जनरेशन पास भी हो सकती है। जैसे कि अभी तो हमने इनफैक्ट डायबिटीज़ टाइप 1 जैसे डिजीजेस भी जेनेटिक इनहेरिट होते हुए देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर है। सबसे पहला कौन सा फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी एक चीज़ होते हैं, यानी कि हम अफेक्टेड, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक फैक्टर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एक्सक्यूज मी, डेफिशिएंसीज विच अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो चाइल्ड कभी डेफिशिएंसीज के साथ बॉर्न हो सकता है। डेफिशिएंसी यानी जैसे क्रेडो चार्ट में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम होता है उसकी 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है ना। ये एक डेफिशिएंसी के साथ था जो चाइल्ड पैदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर या डेफिशिएंसीज के साथ पैदा हो रहा है या डिफेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम या 21st ट्राइसोमी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम या 21st ट्राइसोमी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक क्रोमोसोम है तो एक्सेस में, लेकिन डिफेक्टिव चाइल्ड पैदा होता है विद मेंटल अबनॉर्मेलिटीज़, द फेशियल अबनॉर्मेलिटीज़ एंड इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट ही सही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो चाइल्ड पेरेंट्स से लेता है ड्यूरिंग बर्थ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में वो पर्टिकुलर डिजीज़ दिख रहा था या नहीं, लेकिन इस चाइल्ड ने वो डिजीज़ इनहेरिट कहाँ से किया है, पेरेंट्स से ही इनहेरिट किया है, ठीक है। और भी कई डिसऑर्डर्स हैं। हम लोग नॉर्मल फीचर्स तो हम लोग देखते ही हैं, कई जनरेशन पर जनरेशन पास करते हैं। काफ़ी सारे डिजीजेस हम डिस्कस कर भी चुके हैं प्रिंसिपल्स में भी कि पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सेकेंड फैक्टर, हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस। ये इनहेरिटेड होते हैं या अक्वायर्ड फैक्टर है, ठीक है। अक्वायर्ड फैक्टर है ये। हम इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है, इन्फेक्शन मतलब कोई चीज़ हमारे अंदर चली जाना, ठीक है। इन्फेक्शन कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर कर जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कीटो जब हमें बाइट करता है तो ये करती है, वुड बी बेटर, तो क्या होता है,
वेट अ मिनट, यहाँ पे मस्कीटो वाला पोर्शन है, मैं वो वहीं से आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, जब मस्कीटो बाइट करता है तो ये फीमेल मस्कीटो होती है एक्चुअली, तो ये स्पोरोजॉइट्स नाम के स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये स्पोरोजॉइट्स की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है जब भी ये मलेरियल पैरासाइट कैरी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फेक्शन हमारे अंदर एंटर क्या किया, मलेरियल पैरासाइट विच वॉज प्लाज्मोडियम विच इज़ अ प्रोटोजोन। ठीक है, तो वो हमारे अंदर एंटर कर गया, यानी कि क्या हो गया, वो एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, एक तरीके का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, एक तरीके का इन्फेक्शन, यानी कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर कर गई। ठीक है, अब इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, इसके अलावा और क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है, लाइफस्टाइल। हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम कैसा पानी पी रहे हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हम ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट फूड खा रहे हैं, या प्रोटीन एक्सेस फूड खा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, बॉडी से कितना काम लेते हैं, कितना रेस्ट देते हैं, इन हर एक चीज़ का बैलेंस चाहिए। ठीक है, फैट एक्सेस में भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं चाहिए, प्रोटीन एक्सेस में भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं चाहिए, रेस्ट ही नहीं चाहिए, सारा दिन रेस्ट ही करते रहें ये भी नहीं चाहिए, सारा दिन एक्सरसाइज ही करते रहें ये भी नहीं चाहिए। तो हर एक चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा हो सकता है, हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय दीज पर्टिकुलर थिंग्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। ठीक है, सो आई वुड लाइक यू ऑल टू नोट दिस थिंग डाउन, कि लिख लें आप इसको, क्योंकि एमसीक्यूज भी इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक ये वाले फैक्टर्स देती है, तो बाई चांस हमें एमसीक्यू में कोई और फैक्टर भी लगता है तो हम इन्हें ही ज़्यादा वेटेज देंगे। इसके लिए आई वॉन्ट यू पीपल टू नोट दिस डाउन। आप लिख लेंगे तो इसे कभी भूलेंगे नहीं। रेड से सारा मैंने फर्स्ट फैक्टर लिखा है, ब्लू से सेकेंड, ग्रीन को थर्ड, बेशक नीचे भी लिखा हुआ तो वो भी रेड इज फॉर फर्स्ट फैक्टर, ब्लू इज फॉर सेकेंड फैक्टर।
कर लो बच्चे, इसको नोट कर लो. आई हैव गिवन यू टाइम फॉर दिस, नोटिंग इट डाउन एंड रीडिंग इट नाइसली, बिकॉज चीज़ लगती है ऐसे ईजी सी है बट इम्पॉर्टेंट होती है ये. जैसे जैसे नोट कर रहे हैं ना, इसको समझें कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होगा, जीन डिफेक्ट्स. सिर्फ वो डिफेक्ट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा या कुछ और भी, जैसे डायबिटीज़ का उसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी टाइप 1 डायबिटीज़ हमें पता है कि इनहेरिटेड होते हैं. जो कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स सारे इसमें आ सकते हैं. ठीक है, प्लस वो डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स वगैरह और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड हमारे लाइफस्टाइल से. लाइफस्टाइल में क्या कुछ आ जाता है, सब कुछ जो हम यहाँ पे, जो हमारे लाइफ जीने का एक तरीका है कि पानी हम सोच समझ के पीते हैं कि कहाँ से पी रहे हैं, साफ़ पी रहे हैं या नहीं. ठीक है, कुछ लोग देख के पीते हैं कि हम लोग पानी बिल्कुल जूठा नहीं पियेंगे, ये वो है ना. तो वो सब चीज़ मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है. ठीक है, कुछ लोग कहीं से भी ग्लास उठा के पीना शुरू कर देते हैं पानी की, हाँ वहाँ पे काउंटर पे पड़ा था, बट मे बी काफ़ी लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा. तो ऐसे में डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये लाइफस्टाइल एक्चुअल में मैटर करता है, और हमारे लाइफस्टाइल में तो हमारे पूरे डे टू डे का एक एक स्टेप मैटर करता है. ठीक है, सो आफ्टर हैविंग डिस्कस दिस, लेट्स मूव अहेड. अब हेल्थ के बारे में काफ़ी पढ़ लिया हमने कि डिजीज़ को कैसे पहले देखा जाता था कि बॉडी ह्यूमर्स को लेकर के, एंड उसके बाद हमारे मेंटल स्टेट को लेकर के, फिर किन चीज़ों से अफेक्टेड है ये भी हमने देख लिया. फिर एग्जैक्टली हेल्थ है क्या. ठीक है, तो हेल्थ हम आपसे पूछते हैं, जैसे है ना आजकल हम लोग पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, तो कि आई एम फाइन. तो फाइन क्यों, कब फाइन बोल देते हैं, जब कोई डिजीज़ नहीं है ना. तो इज दैट, does that mean that you're healthy? Does mere absence of disease mean that you're healthy? ठीक है, सो हेल्थ ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैसे हो, तबीयत ठीक है, क्या है, तो है ना, हेल्थ, आर यू हेल्दी. सो ये टर्म हम यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या समझते हैं. सो हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता, या हम फिज़िकली फिट हैं, सिर्फ ये नहीं होता, फिज़िकली फिट नहीं होता सिर्फ. अब जैसे हमने पीछे बात की
कि माइंड की स्टेट भी मैटर करती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, दैट हम लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन हेल्थ कैन बी डिफाइंड, देखो मैं कैसे अंडरलाइन कर रही हूँ, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली फिट। जो हमने यहाँ पे बात की थी कि मेयर फिजिकल फिटनेस काफ़ी नहीं है, फिजिकल फिटनेस अकेली काफ़ी नहीं है, लेकिन फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। सो कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, मेंटली सही चाहिए आप, और सोशल, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो एक फैक्टर नहीं है यहाँ पे, 3 फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो अपने काम पे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब फिजिकली हेल्दी हों लेकिन माइंड पे स्ट्रेस हो तो उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। या सोशली आपका बिहेवियर थोड़ा अलग है तो उसको भी हम हेल्दी नहीं कहेंगे। सो जब लोग फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग में हैं कंप्लीट, तो वो काम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दे आर मोर एफिशिएंट एट एनी वर्क दे डू। ठीक है, बी इट देयर पर्सनल, बी इट प्रोफेशनल और एनीथिंग दे आर डूइंग। तो हर एक चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंसी से वो लोग कर पाएंगे जब वो उनके हेल्थ के तीनों एस्पेक्ट्स बिल्कुल सही हैं। कौन कौन से? मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। ठीक है, तो अब जब तीनों एस्पेक्ट सही हैं और वो अपने काम पे पूरा फोकस कर पा रहे हैं एंड मेंटली एफिशिएंट हैं, प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हम बायो के कंसेप्ट में अभी तक कहा कि हाँ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, लेकिन इससे क्या हो गया, देखो जहाँ पे जो भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव हो गया। अब काम से हम कहाँ पे आ गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बिजनेस वाले पॉइंट पे भी आ गए है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की वो काम अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आ गई। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आने से भी फिर से हेल्थ, क्योंकि खुश होगा इंसान तो फिर से हेल्थ और ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, सो हेल्थ अच्छे से होगी तो हेल्थ फिर क्या होगा, लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, या लॉन्गेविटी अगर हेल्थ सही रहेगी, मेंटली सोशली एंड फिजिकली सही रहेंगे तो लॉन्गेविटी ऑफ पीपल बढ़ेगी, यानी उनकी उम्र लंबी होगी। प्लस जो हम लोग देखते हैं पहले ज़्यादा, जैसे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये देखा था कि आजकल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी पैदा होते ही जो बच्चे और मदर की डेथ हो जाती थी, मदर की जो बर्थ देते ही डेथ हो जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी, एंड चाइल्ड की पैदा होते ही तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है बिकॉज ऑफ बेटर कंडीशंस। हाँ, लेकिन सिर्फ उन बेटर कंडीशंस के कारण ही नहीं, अगर मदर सही से पहले ही इन तीनों एस्पेक्ट्स में हेल्दी होती है तो उससे भी फिर इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी कम होती है। ठीक है, जो मदर प्रेग्नेंट है और चाइल्ड को बर्थ देने वाली है, अगर वो भी इन तीनों एस्पेक्ट्स में सही है तो उससे भी क्या होता है, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एक बार रिवाइज कराती हूँ आपको ये चीज़, बिकॉज डेफिनेशन में आ जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ क्या चीज़ है, हेल्थ can be defined as state of complete physical, mental and social well-being, and इसके बाद लिखेंगे and के बाद not only या merely लिख सकते हैं, not merely absence of disease और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा कि हेल्थ कैन, तो क्या आएगी डेफिनेशन का क्या सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले हेल्थ कैन
बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not only absence of disease or physical fitness, and not only absence of disease or physical fitness. I repeat, health can, मैं 1 2 3 लगा दिया मैंने ताकि आप लोग सही से इसको नोट डाउन कर सकें. हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ, जब भी आपको बोर्ड में आए तो इस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे. मैंने देखो कैसे मॉडिफाई किया है. Health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not only absence of disease or physical fitness. देखा, अब NCERT ऐसे पढ़ते हैं, नूक एंड कॉर्नर कवर हो जाता है और उसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेते हैं फॉर थ्योरी एज वेल एज फॉर MCQs. ठीक है, तो अलग अलग लाइन में दे रखा है लेकिन हमने उसको कैसे क्लब किया आप देख रहे हैं. तो इसको जो क्लब किया है इसको अभी नोट डाउन करो. जैसे मैंने 1 2 3 नहीं लिखना आपने, मैंने 1 2 3 लिखा ताकि आपको सीक्वेंस पता चल जाए कि कैसे नोट करना है. सो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस. ये रब कर दूंगी मैं जो यहाँ पे है, तो अभी इसको नोट करो. 2 मिनट दे रही हूँ सिर्फ. ठीक है, तो डेफिनेशन अब कर ली होगी आपने नोट, और आई होप सही से नोट करी होगी. तो इसको मैं रब कर रही हूँ अभी. कितने आ गए अपना, यहाँ पे थे ना. हेल्थ, हाउ डू वी डिफाइन हेल्थ. अब और फैक्टर्स विच अफेक्ट गुड हेल्थ, इसमें आ सकता है, उसमें क्या आ जाता है, बैलेंस डाइट, और जो पहले हमने डिस्कस किया उसके अलावा बैलेंस डाइट,
पर्सनल हाइजीन, ये सारे वो लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और हमारे इंडिया में योगा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों के लिए काफ़ी टाइम से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस या जानकारी होना और उसका बॉडी फंक्शंस पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये अवेयरनेस लोगों को पता होना इस बारे में। वैक्सीनेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पता होना। फॉर एग्जांपल पोलियो ड्रॉप्स की इतनी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है ताकि लोगों को पता चले। जो लोग नहीं वैक्सीनेशंस करवाते वो बाद में फिर सफ़र करते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है बाय एडवर्टाइजमेंट्स, बाय पेपर मीडिया, स्किट्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, पेपर एडवर्टाइजमेंट, वीडियोस, और इवन कि नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं, यानी कि गांव-गांव में छोटी छोटी प्लेज की जाती हैं बाय सर्टन एनजीओज। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस बताई जा रही है कि क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनके बॉडी फंक्शंस पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीनेशंस के बारे में नॉलेज दी जाती है अगेंस्ट सर्टन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, ये ज़रूरी होती हैं और कौन सी एज में कौन सी करानी चाहिए। जैसे पोलियो की तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कितना ज़रूरी है, वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना। कितनी ऐड आती रही, ठीक है, ग्रीन और ब्लू डस्टबिन पहले शुरू किया था इन लोगों ने कि इसमें गीला कचरा अलग और सूखा अलग, ठीक है, वो कैटेगराइज करना एक्चुअल में ज़रूरी है। ताकि एक्चुअली गीला सूखा का मतलब क्या है, वो जस्ट एक सिंपल टर्म्स इस्तेमाल की उन्होंने समझाने के लिए। इट वॉज एक्चुअली मेंट टू सेपरेट, नॉट कि ये नहीं कि पॉलीथीन गीला हो गया उसको उधर डाल। एक्चुअली इट मैटर्स कि क्या कौन सा चीज़ बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल पेपर, पॉलीथीन, ग्लास, ये सब हम अलग रख रहे हैं, ठीक है, रिसाइकिल के लिए जा सकता है ये। लेकिन कोई सब्जी का वेस्ट वगैरह है वो ग्रीन डस्टबिन में डालने को बोलते थे, ठीक है, कि ग्रीन वेस्ट या गीला वेस्ट जिसको हम सब्जी वगैरह का जो जाता था या चाय पत्ती चली जाती है, तो वो सब कुछ अलग डस्टबिन में, ताकि इनकी आगे चल के वो खाद बना सकें। ठीक है, हम लोग तो लेकिन चाय में चीनी भी डालते हैं तो वो पौधे खराब करने वाली बात हो जाएगी वो तो, ठीक है। लेकिन चाय पत्ती इज़ अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र इफ़ शुगर इज़ नॉट यूज्ड इन दैट, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र विदाउट शुगर। लेकिन ठीक है, विद शुगर तो ऑब्वियसली वो ख़राब कर देगा किसी भी प्लांट को, तो वो फर्टिलाइज़र के तौर पे उसको हम रिसाइकल करके फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये इसके लिए उन्होंने गीला सूखा अलग अलग करना शुरू किया था और फर्टिलाइजर्स बनाने तक शुरू किए थे इससे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कि डिजीज़ेस कैसे होते हैं और उनके क्या क्या बॉडी पे अफेक्ट होते हैं, कि उनको बताना कि अगर आपको, जैसे आजकल भी आपने देखा होगा कि डेंगू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सुबह कचरे की गाड़ी आती है, वो पूरा पहले अभी कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो आज आई हर्ड कि देवर अनाउंसिंग अबाउट डेंगू, कि डेंगू के ये लक्षण है, अगर आपको लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, कोरोना के भी ये लोग कितनी देर लक्षण बताते रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं डिजीजेस के बारे में और बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये इस तरीके से अवेयर कर रहे हैं। और जैसे पोलियो की एडवर्टाइजमेंट आती है तो वैसे ही पोलियो वैक्सीनेशन की तो वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वो भी एक तरीके से लोगों को अवेयर करने के लिए होती हैं। कचरा कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे देश में तो लोगों को सिखाना ये। चलो, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, अभी वो कह रहे हैं डेंगू मच्छर से फैलता है, तो वो मच्छर को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर बोल के जाते हैं सुबह, ठीक है, मच्छरदानी लगाओ जी, ये करो, कॉइल्स लगाने को, पता नहीं कॉइल्स को क्या बोल रहे थे, तो वही कॉइल्स लगाने के लिए बता रहे हैं, डिफरेंट मस्किटो रेपेलेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वेक्टर्स को कंट्रोल, वेक्टर कौन हो गया, मच्छर इज़ अ वेक्टर इन दैट केस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो हमें नॉलेज दे के जाते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी ज़रूरी है। अब इसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे अभी कोरोना के बारे में आ रहा था, तो तुरंत कि आप डेली कपड़े वॉश करें, हाथ मुंह धोएं, ठीक है, हाथ को फेस पे ना लगाएं, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे साथ +1 की उनको मैं अक्सर, आई थिंक गर्ल्स के साथ तो हो जाती है डिस्कशन
व्हेन सम पीपल आस्क कि पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, तो हम कहते हैं ना कि फेस पे हाथ टच करना बंद करो, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन कम होता है। फेस पे जब आप टच करते रहोगे, क्योंकि हाथ हमारे सारा दिन काम करते हैं, कभी कहीं पे हम लोग टच करते हैं, डिफरेंट डोर नॉब्स को टच करते हैं, कीबोर्ड्स को, नोटबुक्स को, लैपटॉप्स को टच करते हैं, जहाँ जिनको मल्टीपल लोगों ने टच किया होता है, स्पेशली डोर नॉब्स मल्टीपल लोगों ने टच किया होता है। फिर सीट्स पे बैठते हैं, मल्टीपल लोगों ने टच किया होता है, तो वही हाथ हम मुंह पे लगाते रहते हैं। और कोरोना के केस में वही हाथ अगर हमारे आंख, नाक और मुंह को लग जाते हैं, ठीक है, मैं वही अनाउंसमेंट कर रही हूँ जो नॉर्मल हम सुनते आ रहे हैं, इट सीम्स फनी बट इट इज़ एक्चुअली अ ट्रुथ। तो ऐसे मुंह पे लग जाए तो बहुत इट कैन लीड टू द डिजीज एक्चुअली, ठीक है। वही जो हाथ, तो इसीलिए बार बार उसको साफ करने के लिए बोला जा रहा है कि रिपीटेड हैंड वॉश करने के लिए, कि डोर नॉब्स टच करना मना कर रहे हैं, ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी अवेयरनेस है अबाउट डिजीजेस, उनका क्या इफेक्ट हो सकता है बॉडी फंक्शंस पे, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इनके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कचरे को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कचरे से भी बहुत बीमारियां फैलती हैं, वेक्टर्स को कैसे कंट्रोल करना है, और हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये सब चीज़ ज़रूरी है। हाइजीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोरोना का ये पॉजिटिव ज़रूर हुआ है कि जो लोग बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे थे, काफ़ी एटलीस्ट एजुकेटेड स्ट्रेटा तो हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग डिजीज़ कब कहते हैं किसी को, ये हम हो गया हेल्थ है या हेल्थ नहीं है, अभी उस चीज़ की डिस्कशन हुई है। अब डिजीज़ कैसे कहेंगे, डिजीज़ एक्चुअली इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिस ईज, दैट मीन्स डिस मतलब नॉट, ईज मतलब आसानी। सो व्हेन समवन इज नॉट एट ईज, जब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ईजी नहीं लग रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ डिजीज। तो ये कब होता है, ये व्हेन फंक्शनिंग ऑफ मोर वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, और उसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो एक ऑर्गन या डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, या पूरा बॉडी सेट, कई बार तक एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस या ऐसा कुछ। सो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है जब बॉडी की परफॉर्मेंस, एक ऑर्गन या मल्टीपल ऑर्गन्स खराब होने पे, तो हम लोग इसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, तब जाके हम लोग कहते हैं दैट इट इज़ अ डिजीज, ठीक है। तो दिस इज अ डिजीज। देन डिजीजेस को हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड डिजीजेस को हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये डिस ईज किसी को नोट करना है तो कर लो, मैं इसको रब करने जा रही हूँ। कल मैं फ़ोन तोड़ लिया, हम आईपैड तोड़ देना सी। डिजीज़, तो डिजीज़ को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस मतलब जो एक से दूसरे को हो सकता है, इन्फेक्शियस को हम लोग कम्युनिकेबल भी बोल देते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है नॉन इन्फेक्शियस, या पूरा नहीं लिखूंगी मैं, या नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। So when
फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, इसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। सो उसको हम कहते हैं डिजीज़ है। डिजीज़ कैन बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे को फैल सकता है, जो एक से दूसरे को फैल सकता है। ज़्यादा ही हौच-पौच हो गया। जो एक से दूसरे को फैल सकता है, यानी कि क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस? ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, दे आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि कोरोना मेनली तो है ना। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो एक से दूसरे को फैल सकते हैं। सो कोल्ड हो गया, जो कि राइनो वायरस से होता है। बेशक किसी भी मेथड से, ये नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे छींकने से ही जो फैले। कोरोना कोल्ड इन्फेक्शियस है, लेकिन स्किन डिसऑर्डर्स भी काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से टच से फैले। टाइफाइड जो खाने से फैले। मलेरिया जो मच्छर से फैले। डेंगू जो मच्छर से फैले। एड्स जो ब्लड या सेक्सुअल कंटैक्ट से फैले। तो ये सारे भी क्या हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस। और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि एड्स, ये फेटल हो सकते हैं। फेटल यानी दे कैन लीड टू डेथ। तो ये हो गया इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। अब अगर नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक से दूसरे को किसी भी हालत में नहीं फैल सकते। जूठा खाओ, टच करो या किसी भी फैक्टर से नहीं फैल सकते। तो जैसे कैंसर एंड डायबिटीज़। ठीक है, तो ये दो को हम ज़्यादा नॉन इन्फेक्शियस में ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो ये नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर सबसे बड़ा कारण रहता है डेथ का। ठीक है, अब इसके अलावा हमारी हेल्थ को जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, गलत इन चीज़ों का, ड्रग्स का गलत इस्तेमाल और अल्कोहल का गलत इस्तेमाल, ये बुरी तरह हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रो पार्ट हो गया इसका। थोड़ा सा आगे का इंट्रो पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमंस में होते हैं वो जिस कारण से होते हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया का भी मैंने दिखाया, प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है स्पोरोजोइट स्टेज का। तो वो जो अंदर एंटर करता है वो ही बीमारी लगाने के लिए काबिल है और या रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, तो ये वो क्या था? वो एक प्रोटोजोन था। ठीक है, कभी कोई हेलमिंथ्स भी अंदर एंटर कर जाते हैं इनके बारे में, जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि हेलमिंथिक इन्फेक्शंस भी हमें कर देते हैं। ये पैरासाइट्स के तौर पे अंदर रहते हैं। तो ये भी अगर ये एंटर करके बीमारी लगाते हैं तो ये पैथोजन है। वायरल डिजीजेस, कोरोना वायरस इज अ पैथोजन। ठीक है, राइनो वायरस जुकाम के केस में इज अ पैथोजन। बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस इज अ पैथोजन। तो ये साल्मोनेला टाइफाई जो टाइफाइड करता है, दैट इज अ पैथोजन। फंगल डिजीजेस जो स्पेशली स्किन के डिसऑर्डर्स वगैरह, रिंगवर्म वगैरह हो जाते हैं, दे आर वो पर्टिकुलर उनको कॉज करने वाले फंगस, ट्राइकोडर्मा एंड ऑल, दे आर पैथोजेंस। तो हम डिफरेंट डिजीजेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पैथोजन क्या होता है? तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस। दे मे बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजन, हेलमिंथस में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डिजीज कॉजिंग अगर है तो वो क्या है? पैथोजन है। ठीक है,
तो काफ़ी पैरासाइट्स जैसे कि हमारे अंदर रहते हैं, जैसे मैंने हेलमिंथिस में बताया कि पैरासाइट्स जो हमारे अंदर रहना शुरू कर देते हैं, ये भी पैथोजेंस हैं, क्योंकि हमें अनईजी कर देते हैं और बॉडी को हार्म करते हैं और बॉडी को अनईजी कर देते हैं, डिसईज में ले आते हैं, डिजीज़ में ले आते हैं। ठीक है, या तो ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, तो ये भी एक तरीके से डिजीज़ करने के काबिल होते हैं और पैथोजेंस होते हैं। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में डिफरेंट मीन्स से एंटर कर सकते हैं और नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ ये इंटरफेयर करते हैं, और जिससे कि क्या हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो सकता है। ठीक है, फंक्शनल डैमेज तो होता ही है, इनफैक्ट मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चरल डैमेज भी इन चीज़ों से हो सकता है। पैथोजेंस में बहुत सारे तरीके होते हैं होस्ट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करने के। फॉर एग्जांपल +1 में आप एनिमल किंगडम में करते हो कि उसमें हुक्स एंड सकर्स भी होते हैं, ताकि वो क्लिंग, हुक्स के साथ वो क्लिंग कर सकें, जैसे अगर हमारी गट में रहते हैं तो गट पे पकड़ बना सकें पैथोजन। ठीक है, तो जैसे ये देखो, और उनमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पैथोजेंस जो गट में रहते हैं, यानी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर स्टमक में रह रहे हैं तो स्टमक में क्या पीएच लो है, वहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादातर ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये पैथोजेंस वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। तो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भी ये रेजिस्टेंट होते हैं, उनसे भी डाइजेस्ट नहीं होते और वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद देयर पैथोजेंस, एंड रिमेंबर देयर पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरिया। इफ द पैथोजन इज अ बैक्टीरिया वी कैन कॉल इट बैक्टीरियल डिजीज। इफ द पैथोजन इज अ वायरस वी कैन कॉल इट वायरल डिजीज। इफ इट इज फंगस वी कैन कॉल इट फंगल डिजीज। प्रोटोजोन सो वी कॉल इट प्रोटोजोन डिजीज। हेलमिंथ सो हेलमिंथिक इन्फेक्शन। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग सारे डिजीजेस जो भी हैं हमारे करिकुलम में उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह चाहिए होगा तो मैं आपको करा दूंगी। अभी मैं आपका सारा इंट्रो पार्ट हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में टाइफाइड से हम टारगेटेड स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। स्टडी वेल।